अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील असलम। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बाबर खान, जो एन 248 से जमात इस्लामी की जानिब से नामजद उम्मीदवार हैं एमएनए। बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं तो बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं और इसके अलावा बहुत अच्छे ओहदों के ऊपर ये रह चुके हैं। फेडरल ट्रेड एसोसिएशन की अगर बात करूं, मैं सीएचएमए की बात करूं, या दीगर मैं जितनी भी समाजी तंजीमें हैं जो काम करती हैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, तो उसके अंदर बड़ा एक्टिव रोल इन्होंने हमेशा से अपना प्ले किया है। अच्छा, इनका ये इंजीनियर है, इनका ये ताल्लुक अभी खत्म नहीं हुआ। इसके अंदर एक और भी चीज है कि ये एक ऐसा समाजी काम कर रहे हैं जो कि मतलब हम गरीब और नादार लोग हैं उनके लिए बड़ा सुकून का बाइस बनता है। कि एक इदारा है KIKD के नाम से, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज। ये बेसिकली फेडरल एरिया के अंदर वाकई यहाँ पे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट किए जाते हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट डेफिनेट है कि ये फंड से चलता है और इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मोहम्मद बाबर खान का कि उन्होंने आज मुझे टाइम दिया अपने इंटरव्यू के हवाले से। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। शुक्रिया। सर, आपको जमात इस्लामी ने सेंट्रल की सीट, एक अहम सीट है NA 248 की, वहां से मैंने नामजद किया। मेरे सर आपको कुछ सवाल है। अवाम को जमात इस्लामी से बहुत सारा तवक्कुआत है, तो उसके हवाले से ये बताएं कि बलदियाती निज़ाम आया, इलेक्शन हुआ, तो लोग बोलते हैं कि कुछ तालीमी निज़ाम के अंदर जो सरकारी कल्चर हमारे यहाँ चल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि स्कूल इस तरीके से सरकारी स्कूल है वो बिल्कुल तबाही और बर्बादी का शिकार हो गए हैं। तो उसके हवाले से क्या समझते हैं कि आपको अल्लाह पाक ने मौका दिया अगर कि इस सीट को जीतने का, तो आप किस तरीके से आवाम की आवाज बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम सवाल है असल में। ये कराची के मुस्तकबिल का, कराची के नौजवानों का मुस्तकबिल का, बल्कि जो बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनका, उनके मुस्तकबिल का सवाल है और उनके हाल का भी सवाल है कि उनको असल में मसला ये है कि तालीमी निज़ाम या कोई भी निज़ाम हो, तो उसकी मेजर वजह है करप्शन। वो करप्शन की वजह से जो है ना वो बर्बाद हो रहा है। अच्छा, क्योंकि इस करप्शन में ना जो लोग ऊपर लेकर आए हैं महकमों में, उनके पास ना दिल है, ना ज़हन है, ना तालीम है, ना कोई ख्वाहिश है कि इस निज़ाम को बदलें। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये जो गुलबर्ग टाउन है, अभी जमात ने इसको कहते हैं टेक ओवर किया है, 3 साढ़े 3 महीने हुए। तो जो तनख्वाहों का पता चला कि 9.5 करोड़ की तनख्वाही आती है टोटल गुलबर्ग टाउन की। 1400 का स्टाफ उनको वर्षे में मिला है जो काम ही नहीं करता। अच्छा, उसके साथ उसमें 3.5 करोड़ रुपए वो हैं जो स्कूलों की मदद में जा रहे हैं। स्कूलों की तनख्वाह जा रही है 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़ स्कूलों की तनख्वाही जा रही जी, है, लेकिन जो अगर बल्दिया मैं के, बात करूँ तो टीचर तो आपके देख सामने ही मैं, है। जी इसको मैं अगर आपको कंटिन्यू करता हूँ, 3.5 करोड़ की तनख्वाह जा रही है। एक बच्चा पूरे गुलबर्ग टाउन में कोई स्कूल में नहीं जाता, यानी कि यहाँ का कोई बच्चा नहीं जाता होगा। तो आप बताइए कि 3.5 करोड़ रुपये महीना खर्च हो रहे हों और बच्चों को तालीम न मिले। मैंने हिसाब लगाया, क्योंकि मैं हम लोग पूरा दिन कैलकुलेशन ही हाँ, करते रहते बिल्कुल। हैं। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर ये 3.5 करोड़ रुपए कोई प्राइवेट इदारा खर्च कर रहा होता, तो कम से कम 50 स्कूल चल रहे होते बिल्कुल है। और उसमें 200 बच्चे पढ़ रहे थे। इनकी इतनी तनख्वाहें, और 200 बच्चे अगर एक स्कूल में पढ़े, 50 स्कूल चल रहे, 10,000 बच्चे पढ़ सकते हैं। 10,000 बच्चों के पैसे, यानी जो उनकी फीस के पैसे हैं, वो लोग खा रहे हैं बैठ के। गुटका टीचर, ठीक है, पार्टिंग का टीचर। अच्छा, इसमें से 40% 50% लोग घोस्ट एम्प्लॉई हैं। वो सुनता है, जी, बिल्कुल है। जो सिर्फ जिनकी तनख्वाहें जाती हैं और उस तनख्वाह में शेयर होता है, 20% देने वाले लेते हैं, 80% वो ले जाते हैं, या इसके करीब करीब की परसेंटेज है। तो ये एक इदारा है तालीम का, एक गुलबर्ग टाउन है। पूरे शहर में क्या हो रहा होगा उसका अंदाजा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अगर 19 टाउन है, तो 70-80 करोड़, 1 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हो, इस मद में खाए जा रहे हैं। आप सोचिए। और अगर 1 अरब रुपए तालीम पे सही मायने में खर्च हो, तो यहाँ पर कम से कम 2 लाख बच्चे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो आप, यानी कि ये आप सोचें, और इससे 2 लाख बच्चों के पढ़ने का मतलब ये हो कि 2 लाख वालदेन के ऊपर से जो जो फीस का बोझ है वो कम हो जाए। ठीक। तो ये, अच्छा आप देखिए, आजकल जो सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई की वजह से लोग अपना, यानी कि गुजारा नहीं कर पाते। फीस, उसमें बच्चों की फीस, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, लोगों की तनख्वाह कभी कभी आधा बजट खा जाती है, बिल्कुल है। आधा यूटिलिटी खाई जाती है। तो लोग जो है परेशान है।
तो गवर्नमेंट का दुनिया भर में गवर्नमेंट का निज़ाम ये होता है कि अच्छे स्कूल मुहैया करते हैं। अच्छे स्कूल मुहैया करने से क्या होता है, बच्चों को, वालिदैन के ऊपर ये बोझ हट जाता है कि मुझे तालीम पे पैसे खर्च करने हैं, तो और अच्छी तालीम देते हैं। और मीयारी तालीम से ज़ाहिर है दुनिया में जहाँ भी आप बराबर में हिंदुस्तान में देखें, वहाँ बेसिक तालीम फ्री है और अच्छी है, जिसकी वजह से उनके लोग पढ़ लिख के दुनिया भर की बड़ी ब्लू चिप कंपनियों के सीईओ लगते हैं, हेड्स लगते हैं। मशहूर कंपनियां, दुनिया की जो बड़ी सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके हेड्स जो है वो आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क से होते हैं। आईटी में उन्होंने तरक्की की है। पाकिस्तान आईटी में 2-2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर पाता है, इंडिया 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। आप मुझे ये बताएं कि आप जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप कुछ मिसाल दे सकते हैं कि एजुकेशन पे हम किस तरह की इख्तलाफ लेकर आए। अच्छा देखिए, जमा इस्लामी एजुकेशन में बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके कई कई जहत हैं। एक है बैठक स्कूल, जो बिल्कुल गरीब आबादियां हैं, वहाँ पर बिल्कुल गरीब आबादियों में वो 2 कमरे 4 कमरे के स्कूल, छोटी आबादी में एक स्कूल बना देते हैं। वहाँ बच्चों को बेसिक तालीम दी जाती है, थोड़ी बहुत दीनी तालीम भी दी जाती है, उनको नमाज पढ़ना और बेसिक तालीम जो मैथ्स साइंस से पढ़ाई जाती है, ताकि वो मैट्रिक तक पढ़े। उसमें से बच्चे निकल निकल कर मैट्रिक में आ रहे हैं। कुछ एक प्राइवेट स्कूल का इंतजाम है जिसे कहते हैं उस्मान पब्लिक सिस्टम। आपको पता होगा कराची में सबसे मशहूर कम कम फीस का सबसे बेहतरीन इदारा जो उस्मान पब्लिक है, जिसमें जिसके कई कैंपस हैं, और वहाँ से हमेशा इंटर बोर्ड में, मैट्रिक बोर्ड में पोजीशन आती हैं। तो इसका मतलब तालीम का मेयार भी अच्छा है। बनो काबिल। अच्छा, अब मैं आपको बनो काबिल बताता हूँ। तो इसके बाद ये हुआ कि जो लोग मैट्रिक इंटर कर चुके हैं और आगे पढ़ नहीं पा रहे हालात की वजह से, और वैसे जो पढ़ भी गए हैं, उनके साथ मसला ये है कि उनको रोजगार नहीं मिलता। कराची का नौजवान जो है वो फूड पांडा की और दूसरे इस टाइप की नौकरी कर रहा है कि उनके सरकारी नौकरी के दरवाजे पे बंद है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है। एक बड़ा प्रोग्राम हाफिज नईम रहमान ने कंसीव किया अपनी टीम के साथ बैठ के कि हम नौजवानों को आईटी स्किल्स की ट्रेनिंग दें, जहाँ पर वो कुछ वेब एप्लीकेशंस डेवलप करके पैसे अर्न कर सके, यहाँ पर भी, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, क्योंकि इसकी बड़ी डिमांड है आजकल। इसमें इतनी खपत है कि लोग नहीं मिलते पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान के पास में नौजवान 60% नौजवान है। कराची में भी नौजवान की तादाद जितनी आबादी है 3.5 करोड़ की, उसका 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो उनके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। 40,000 बच्चे एक सेशन में पढ़ रहे हैं और कोई 25,000 बच्चियाँ। तो ये जमात इस्लामी तो बगैर यानी इख्तियारात होने के, बगैर हुकूमत होने के काम करती रहती है, जो उसके बस में है वो कर रही है। तालीम पे अगर आपके पास हुकूमत होगी तो आप ये जो सबसे पहले करप्शन रोकेंगे ना, इससे ही बहुत सारे इदारे सही हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप मुनासिब फंड तालीम पे खर्च करेंगे, स्कूल की अच्छी इमारतें बनाएंगे, उन पर जो पैसे करप्शन में खर्च हो रहे हैं। आप देखें, एक अभी एक इस का बजट आया है, वो आया है, एक स्कूल में एक डेस्क जो 28-28 हज़ार रुपए की दी जाती है, जिसकी कीमत 8-9 हज़ार रुपए है। तो इतनी जब करप्शन होगी तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी? तो हम ये सब सबसे पहले करप्शन को रोकेंगे इंशाल्लाह। इससे फिर मेरिट पर टीचर लाएंगे और उनकी बाकायदा टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, तरबियत होगी, उनकी अखलाकी तरबियत भी होगी। एक बड़ी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि जो जो बच्चों को पढ़ा रहा है उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है, ताकि वो अच्छा शहरी, अच्छा तालिब इल्म बना सके, उसका अखलाक भी हो, उसका किरदार भी हो। फिर हम थोड़ी सी उसमें एक और भी चीज़ करेंगे कि उसको एक नजरियाती मुसलमान बनाएंगे। उसको पता होना चाहिए मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्या पैदाइशी मुसलमान हूँ, इसलिए मुसलमान हूँ, या मुझे मुसलमान होना चाहिए, और क्यों इस्लाम क्यों हमारा जो है एक ऐसा दीन है जिसे हम कहते हैं कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो हम बच्चों को हर तरह की तरबियत देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताया आपने एजुकेशन के ऊपर जो मौके बयान किया वो तो बहुत जबरदस्त है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हो। सेहत के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा बिल्कुल गला सड़ा जी निज़ाम, पोशीदा निज़ाम। मतलब लोग, मतलब मैं अगर बात करूँ कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों की, तो वहाँ पे एम्बुलेंस रखी है इमरजेंसी के बाहर, तो लोग अपने पेशेंट के लिए व्हील चेयर लेने जाते हैं तो देखते हैं कि व्हील चेयर, उसके पहिए नहीं है। तो मतलब आप इस गले सड़े निज़ाम को किस तरीके से ठीक करेंगे आप लोग? देखिए, वही दोबारा जब बात आती है ना, तो ये आती है कि ये निज़ाम कैसे ठीक होगा। सबसे पहले करप्शन को रुकना होता है। हर इदारे में करप्शन है, सेहत के इदारों में भी बेइंतहा करप्शन है। मैं आपको अभी जो कहते हैं 2-3 मिसालें देता हूँ कि पहले तो ये समझ लें कि कराची के साथ इतना नेग्लेक्टेड सिटी है। 50 साल पहले आखिरी बड़ा अस्पताल बना था अब्बासी शहीद, जो एक जमाने में फिर बहुत अच्छा चलता था, फिर भाई लोगों के हाथ में आ गया तो बर्बाद हो गया। ठीक है, अच्छा अस्पताल बर्बाद हो गया। उन 50 सालों में कराची की आबादी 80 लाख से बढ़ के 3.5 करोड़ 4 करोड़ हो गई है। कोई बड़ा अस्पताल नहीं बना। तो हुकूमत की एक तो यह है। दूसरी बात ये कि हर इदारे में करप्शन है।
सेहत में भी करप्शन है, हर चीज परचेज की जाती है 3 गुना कीमत पे, 4 गुना कीमत पे, तो इसलिए अच्छी, और फिर जब आप 4 गुना 3 गुना पैसे उसमें खा लें तो फिर उसके बाद बेड क्वालिटी की चीजें परचेज होती हैं, अच्छी चीज तो नहीं मिलेगी फिर। तो ये करप्शन है, इस करप्शन को रोकना। फिर तासुब की बुनियाद पे एमएस और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट रखे जाते हैं, जो कहते हैं किसी तासुब की बुनियाद पे, यूजली क्रिमिनल होते हैं खुद भी, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो कैसे चलाएंगे इदारे। जो मसला में आएगी तो मेरिट्स को बहाल करेगी, इस करप्शन को रोकेगी। दुनिया भर में क्या होता है कि कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर होते हैं, जहां पर हर ब्लॉक का एक कम्युनिटी मेडिकल सेंटर होगा, जो क्या करते हैं कि जी आपके हर ब्लॉक के हर बंदे का एक प्रोफाइल होगी, हेल्थ प्रोफाइल, जिसमें आपको ये पता होगा कि मेरे बेटे को क्या बीमारी है, इसका चेकअप का लास्ट चेकअप कब हुआ था, इसको चेकअप की जरूरत नहीं है, ये मेरे वालिद है, इनका चेकअप हुआ था, इनका ब्लड प्रेशर की बीमारी है और इनकी दवा ये चल रही है। ये पूरी कंप्यूटराइज वेब पे होता है। अब मरीज यहाँ से किसी और अस्पताल जाएगा, उसका वेब पोर्टल से उठाएगा, उसका डाटा चेक करेगा, अच्छा तो ये इसकी तशखीस हुई है, और वो इलाज आगे स्पेशलिस्ट में आ जाएगा, स्पेशलिस्ट का डाटा खुद ब खुद पहुंच जाएगा। ये दुनिया भर में अब हो रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्वालिटी इतनी एडवांस हो गई है। मेरे नजदीक ये है कि हमें ये काम करना चाहिए ताकि हमारे बुजुर्गों को और हमारे जो कहते हैं खवातीन को ये सहूलत मिले कि वो अपना इलाज करा सके, और ये इलाज मतलब दुनिया भर में होता है, फ्री होता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वजह यह है कि करप्शन रोक लें, आपकी विल हो, विश हो, आपका ट्रेन टीम हो, तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जाहिर तकलीफें तो हर काम में आती हैं, और हर वक्त आप नई नई जहत में जाकर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा इसको बयान किया हेल्थ के ऊपर की वो कंप्यूटराइज वगैरह बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोग यहाँ पे जो अपने वोटिंग का निज़ाम है उसको ही कंप्यूटराइज नहीं कर सकते। देखिए खैर हम ये इस वक्त देखें, ये इसमें प्राइवेट इदारे अभी भी ये काम कर रहे हैं। जब हम तो बात कर रहे हैं कि जो वोटिंग के बाद अगर डेमोक्रेसी में जीत की आ जाएगी तो वो कैसे करेगी, तो हम हमारे लिए करना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हमारे पास दयानतदार लोगों की टीम मौजूद है। अच्छा सर, मैं बाबर साहब एक और सवाल करूंगा। अमूमी तौर पे आवाम की राय, जो ख्याल सराइयाँ चलती हैं या लोगों की राय है, वो कहते हैं कि जमात इस्लामी इलेक्शन उस वक्त निकालती है जब एमपीएम बायकॉट करती है। इस बात को थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू ये हकीकत है, ऐसा होता रहा है कि जब इस्लामी ने कुछ चीजें उस जमाने में निकाली है जब एमके ने बाइकआउट किया था। ठीक है, मगर कुछ ऐसा भी इलेक्शन है 2002 का जिसमें जमात इस्लामी ने एमकेएम के होते हुए यहाँ से 6 सीटें जीती थी कौमी की, और सूबाई की सीटें भी जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं एमकेएम जो होते हैं जमात इस्लामी जीत नहीं सकती है, बल्कि होता यह है कि जमात इस्लाम एमकेएम को मौका दे दिया जाता था धांधली का। एक तो पहले उनका वोट बैंक था, लोगों ने उनकी तरफ रुजू किया, उन्होंने नारे लगाए महाजिर कम्युनिटी के की फलाह के और कोटा सिस्टम के खिलाफ और के खिलाफ, तो लोग उस वक्त मुतवज्जह हुए और बड़ी तादाद में उनको वोट मिले। मगर उन्होंने उनके साथ बददियानती की, उनके अपने वोटर के साथ, उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका वोटर के साथ इंटरेक्ट रहता। अब वो सिचुएशन नहीं है, अब वोटर उनका इंटरेक्ट नहीं है, वोटर उनसे मायूस है। उनका तो बानी जो है मायूस है, जो यह टीम है, जो अल्ताफ हुसैन है, वो तो कहते हैं इनको वोट ही डालना चाहिए, पतंग वाले गद्दार है, पतंग वाले चोर है। वो जो कहते हैं टिप्परों में आते थे और जो है आप लैंड क्रूजर्स में बैठ के सफर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोग कहाँ रहते थे, कोई बफरगंज में रहता था, कोई कराची में रहता था, आज मोस्टली वो डिफेंस में रहते हैं। हर आदमी बिल्डर बन गया है, इसलिए कि ये एक ऐसा काला धंधा है जो छुप जाता है। तो आपको पता है मुझसे ज्यादा, अब किसी की बुराई हमें की उनके अपने वोटर के साथ, उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका वोटर के साथ इंटरेक्ट रहता। अब वो सिचुएशन नहीं है, अब वोटर उनका इंटरेक्ट नहीं है, वोटर उनसे मायूस है। उनका तो बानी जो है मायूस है, जो यह टीम है, जो अल्ताफ हुसैन है, वो तो कहते हैं इनको वोट ही डालना चाहिए, पतंग वाले गद्दार है, पतंग वाले चोर है। वो जो कहते हैं टिप्परों में आते थे और जो है आप लैंड क्रूजर्स में बैठ के सफर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोग कहाँ रहते थे, कोई बफरगंज में रहता था, कोई कराची में रहता था, आज मोस्टली वो डिफेंस में रहते हैं। हर आदमी बिल्डर बन गया है, इसलिए कि ये एक ऐसा काला धंधा है जो छुप जाता है। तो आपको पता है मुझसे ज्यादा, अब किसी की बुराई हमें करना नहीं, हमें तो ये करना है कि तो जमात इस्लामी जो है ना इस वक्त टॉप पे है कराची में मकबूलियत में, क्योंकि हाफिज नईम रहमान साहब पिछले 5 साल से कराची की जंग लड़ रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, फिर लोगों ने आजमा भी लिया है कि उनके 2 मेयर आए जमात इस्लामी के, उन्होंने सबसे ज्यादा काम किए, सबसे ज्यादा काम किए। और एक जो है अपने हमारे मेयर थे नेमतुल्लाह खान साहब, उनका 1800 के करीब जो है काउंसलर्स, लेबर काउंसलर और ये थे, किसी एक पे करप्शन का चार्ज नहीं है। लोगों ने देख लिया कि बयानदार कौन लोग हैं, विजन किसका है। बगैर अगर जमात इस्लामी मौजूद है
माशरे में, तो लोगों को कोविड में तकलीफ हो, उनको राशन पहुंचाना जमात इस्लामी ने किया, उनको सिलेंडर पहुंचाना जमात इस्लामी ने किया, उनको दवाएं पहुंचाना जमात इस्लामी ने किया। जहां जहां जरूरत थी, अगर बारिश आ जाए तो जमात इस्लामी के लोग खड़े होते हैं, अगर जलजला आ जाए तो जमात इस्लामी के लोग खड़े होते हैं। तो जमात इस्लामी तो हर वक्त मौजूद रहती है, हर वक्त खिदमत करती रहती है। फिर ये इतना बड़ा बनो काबिल का प्रोग्राम, ये दुनिया का मेरे ख्याल मेगा प्रोग्राम होगा जो दुनिया में कहीं चलता होगा जमात इस्लामी के बनो लिए। काबिल आपको जी, तो इस तरह की जो चीजें जो कहते हैं जमात इस्लामी तो हमेशा माशरे में करती रहती है, इसलिए जमात इस्लामी की पजीराई है। सर, एक बड़ा पेचीदा मसला है आवाम के साथ, जिसमें मैं अगर बात करूँ तो तकरीबन हर ही बंदा स्ट्रीट क्राइम के हाथों मजबूर है। आप उसके ऊपर बताएं कि ये काबू किस तरीके से होगा, इसको लगाम कैसे डाली जाए। और मतलब दनदनाते फिरते हैं ये लोग किसी भी गली में, किसी भी चौराहे पे। अब तो ऐसा सूरत हाल हो गई कि होटलों के ऊपर लोग बैठे हैं, तो ये पूरा जत्थे का जत्था बनाकर आते हैं, आवाम को मतलब कि लूट के ले जाते हैं बिला खौफ का। इसके हवाले से बताया आपको। अच्छा, मैं आपको जो है ये इसका जवाब जो है ना एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से देता हूँ, ठीक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो एक शख्स उनको कातिल करने के इरादे से आया था। उनका नाम था सराखा, जो बाद में मुसलमान हो गए। जो मुसलमान हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील हदीस है उसको उनको सुनाई, तो कहा उनके बारे में, उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र तवील होगी और तुम कैसर और कसरा के कंगन अपने हाथ में देखोगे, यानी कि रूम और ईरान फतह हो जाएंगे उनका मसला। और तुम देखोगे कि एक औरत सना से हजरत मौत तक पैदल जा रही है, अकेले ऊँट पर जा रही है, अकेली तन तनहा, और सोना उछालती हुई जा रही है, और उसको किसी इंसान का डर नहीं है कि कोई इंसान को गजल पहुंचा सकता है। तो मैंने इंटरनेट पर चेक किया तो सना से हजरत मौत तक जो फासला है वो 350 किलोमीटर है। आप सोचें कि उन्होंने उस वक्त जब वो खुद पनाह की तलाश पे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये कहा कि जब मुसलमानों की हुकूमत आएगी तो अमन और अमान होगा, औरतें भी खुशहाल, सोना उछाल रही, तो इसका क्या मतलब है, खुशहाल होगी। बीमारी की तरफ। और खुशहाल सिर्फ खुशहाल नहीं होगी, खुशहाल होती तो सोना पहने जा रही थी, खेल रहेगी सोने से, इसका मतलब क्या है, मुतमईन होगी, उसका दिल मुतमईन होगा, उसे किसी इंसान का खौफ नहीं होगा। जमात इस्लामी ऐसा माशरा चाहती है, ऐसा माशरा बन सकता है। और आज तो आप तो माशाल्लाह जो कहते हैं, मतलब इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, सीसीटीवी कैमरे जो है एक एक चप्पे एक एक इंच को कवर कर लेते हैं। अगर आप सेफ सिटी बना दें कराची को और एक एक इंच को कवर कर दें, हो सकता है, मैंने अपने एरिया में जो जो कहते हैं फॉरबियर इंडस्ट्री एरिया में अभी ब्लॉक 22 में सीसीटीवी कैमरे लगा 92, हम एक सुई तक पकड़ सकते हैं इस वक्त। तो इसका मतलब शहर भी हो सकता है। तो हम स्ट्रीट क्राइम को रोक सकते हैं अगर हमारी वेल हो, और इंशाल्लाह ताला ये होगा। और हम ऐसे ही माशरा रहता है जिसकी जिसकी बादशाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, और ये माशरा कायम भी हुआ था। तो हम ऐसे माशरे की कोशिश अच्छा, मैं करेंगे। आपसे ये बताएं कि पानी का मसला बड़ा पेचीदा मसला है। एहतजाज भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका हल नहीं निकलता। मैं पूछ इलाकों की बात करूँ या बिल्कुल अ, गरीब इलाकों की बात करूँ, लेकिन वो हल नहीं निकल देखिए पाता, एहतजाज ही बेसूध जाता है। देखिए, जड़ जो है ना हर चीज की, वो है करप्शन और नाहिली, ठीक है। ऐसे करप्शन और नाहिली जुड़ी हुई है, जब कोई आदमी करप्ट होगा तो नाहिल भी होगा, ठीक है। और उसकी फिर तवज्जो क्या होगी, करप्शन करने में होगी ना, तो अहलियत जो है सब पैसे कमाने की है, तो फिर काम पे की तवज्जो देगा। तो हर चीज की जो जड़ है ना वो करप्शन है इस माशरे में। और उसके बाद उस करप्शन से ये जुड़ा हुआ है कि जब आप नाइंसाफ होते हैं तो फिर अपनी कौम को लोग भर्ती करते हैं, नाहे लोग भर्ती करते हैं। तो नाहे लोग जब बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाते हैं तरक्की करके, तो उनके पास अहलियत तो होती नहीं है। तो ये तीनों चीजें मिलजुल के ना माशरे को सड़ा दिया है इन्होंने। तो पानी का जो मसला है ना, देखिए, पानी का मसला, K2 का प्रोजेक्ट जो है हमारे अफगानिस्तान में कंप्लीट किया था, आपको पता है। अब डैम से 100 मिलियन गैलन पानी ले गया था, उसमें कराची की आबादी 80 लाख थी, ठीक है। उसके बाद वो K3 का मंसूबा पेश करके गए थे, जो बाद में नहीं हुआ कंप्लीट, तो नीमत साहब ने कंप्लीट किया। और आपको आपको पता है इरशाद उल-इबाद साहब जो एमक्यूएम के गवर्नर थे, तवील उल मियाद गवर्नर रहे, तो उनका एक क्लिप है जिसमें उन्होंने कहा था नीमत साहब बहुत ऑनेस्ट इंसान थे, उन्होंने K3 का मंसूबा 6 महीने पहले मुकम्मल किया और 75 करोड़ रुपए कम की लागत से मुकम्मल किया। ये उनका अपना क्लिप है। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने K4 का मंसूबा उसे शुरू कर दिया था। अब ये उनको गए हुए 19 साल के करीब हो चुके हैं शायद। इन्होंने 19 साल में मंसूबा मुकम्मल नहीं किया, उस वक्त की लागत 26 लाख रुपए थी। अब 126 अरब थी, 26 अरब थी, अब 126 अरब से ज्यादा है इसकी। अच्छा, ना तो वफाकी गवर्नमेंट पैसे देती है, उसके ऐलान कर देते हैं सब, ना जो है सूबाई हुकूमत उसमें, ये प्रोजेक्ट तो सूबाई हुकूमत का था, अगर वो होते तो मुकम्मल कर लेते हैं, मगर ये इतने नाहल
हैं जो जितने भी गुजरे कि उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। अब आबादी जो है बढ़ते बढ़ते 4.25 करोड़ की आबादी हो गई है, पानी की जरूरत भी बढ़ गई है, पानी वैसे ही कम है। फिर जो पानी मौजूद है उसमें भी करप्शन है। आपको पता है 8,000 टैंकर कराची में चलते हैं, टैंकर माफिया जो पूरे शहर में छाई हुई है। तो उसमें भी अरबों रुपए कमाए जाते हैं पानी में, अरबों रुपए हाइड्रेंट दिए जाते हैं अपने मनपसंद लोगों को। उससे हाइड्रेंट का अगर टैंकर का रेट जो है 2,000 है तो 4,000 बेच रहे हैं, सब मिलकर खा रहे हैं। तो ये सब चीजें, और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। हर वजीर इन्वॉल्व होता है, जो कहते हैं बल्दियात का होता है, हर वजीर और पूरा पूरा महकमा इन्वॉल्व है। तो ये देखिए वही बात मैं फिर, करप्शन जो है हर चीज की जड़ है। तो इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे। जी नाहरी सब उसके साथ सब जुड़ी है सारी। बाबा साहब, आपसे जितने भी सवाल रिगार्डिंग फ्यूचर, मतलब कि अगर आपको आवाम NA-248 मतलब कि वोट कास्ट करती है, और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से अल्लाह पाक अच्छे रिजल्ट दे। मैं अगर बात करूं कि ये तो सारी फ्यूचर की बातें हो गई, अगर मैं बात करूं कि आपने इंडस्ट्रियल जोन के लिए क्या किया, मतलब कि फास्ट की बात करूं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस तो नहीं पता चलता है बंदे का, कि वो आगे आकर अपनी सीट संभालने के बाद किस तरह परफॉर्म करेगा। तो आप उसके हवाले थोड़ा बताइए, आप इंडस्ट्रियल जोन के लिए आपकी क्या करवाएंगे? अच्छा देखिए, इंडस्ट्रियल जोन भी कराची में अनफॉर्चुनेटली जिसे हर इदारा तबाह है, तो इंडस्ट्रियल जोन भी जो है तबाह थे। फिर हमें गवर्नमेंट ने पैसे दिए, वो हमारी टैक्सों के पैसे हैं, क्योंकि उनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं था। क्योंकि अगर वो पैसे वो लोग खर्च करते तो इंडस्ट्रियल जोन बनते नहीं। तो हमने तमाम सीवरेज का निजाम डाला नया। हमने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बनाए वहाँ पर, क्योंकि पानी बारिश का खड़ा होता था। हमने वहाँ पर सारे रोड बनाए, जितने इंडस्ट्री के रोड थे हमने वो खुद पूरे बनाए। हमने वहाँ लाइटिंग का सिस्टम किया, CCTV लगा रहे हैं, CCTV नेटवर्क पूरा, यानी कि 92 कैमरेज हैं जो कहते हैं पूरे एक ब्लॉक को कवर कर रहे हैं। फिर हमारे ब्लॉक पर जाएंगे। तो हमने तमाम बुनियादी काम जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसके हमें पैसे मिले थे, हमने वो खर्च किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे जो कहते हैं उसमें इतनी बरकत हुई कि हमने सारे काम करा लिए। अच्छा एक और बात बताऊं कि हमें ये काम करते करते ज़ाहिर है मेरा तजर्बा नहीं था। मुझे हमारी एसोसिएशन ने जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसे फाइट कहते हैं, फाइट DMC, उसका CEO बना दिया। मुझे इसका कोई बिल्कुल तजर्बा नहीं था, मगर उन्होंने कहा आप कर लेंगे, हमें पता है, तो उन्होंने हमें मुझे बना दिया। फिर जब मैं आया तो हमने फिर इसका एनालिसिस करना शुरू किया, तो पता चला कि जब पहला टेंडर दिया तो लोग हमारे पास आते थे, वो कहते थे कि इसमें डब्बा कितने का है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर। मैंने बोला डब्बा क्या होता है? हमारे लड़के ने कहा कि वो क्वेश्चन डब्बा कितने का है, डब्बा। तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कि तुम क्या करो डब्बा, तो कह रहा है वो डब्बा आपका 30 का है या 40 का, यानी आप 40% पैसे खाएंगे, कमीशन लेंगे या। तो मैंने बोला वो डब्बा पानी, आप जो कम से कम रेट डालते हो, जो बेस्ट रेट है वो दो। तो हमें फिर उसमें कंपटीशन करा के हम जो काम जो 1.5 करोड़ का था वो 1 करोड़ में ऑनेस्ट हो गया, 90 लाख में। फिर भी हमें पता चला कि इसमें भी गुंजाइश है, इसमें भी गुंजाइश है कि हम इसको सही करें। एक हमारा ग्रीन रोड का नाला है जो असल में तो KMC की मलकियत है, हमारे अंडर में नहीं आता, मगर उस पर कवर नहीं था, हम उसे कवर किया, उसकी सफाई कराई, तो उसका टेंडर 16 लाख रुपए का था। मुझे अंदाजा हुआ कि गवर्नमेंट के रेट पर था, तो उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता, मगर मुझे अंदाजा हुआ कि ये काम कम का है। फिर अच्छा कुछ दिन बाद वो नाला दोबारा चौक हो गया, क्योंकि पूरे शहर वो जो इलाके का कचरा जो है घुसता रहता है। हमने उनसे कहा सफाई करो, तो कोई इदारा फोन ही नहीं करता और रोड पे पानी आ रहा था। तो हमने जो कहते हैं उसको सफाई करने के अपने लड़के से कहा कि जी आप जो है वो एक्सक्यूटिव वाले को पूछिए आप कितने पैसे लेता है। और तो उसने बताया कि 2,000 रुपये लेता है घंटा, 2,000 रुपये घंटा, और 2,000 ड्राइवर की दहाड़ी होती है। ये उस जमाने की बात है। तो मैंने कहा उसको बुला लो एक दिन में। तो उसने एक दिन मैं जो है तकरीबन आधा नाला साफ कर दिया। अरे मैंने बोला यार ये तो बहुत सस्ता काम है, और इसके इतने पैसे जाते हैं, पहले से पूरा नाला साफ करो, 2 दिन और लगा लो। तो 60-70 हज़ार रुपये में पूरा नाला साफ हो गया। क्या बात? तो हमें अंदाजा ये हुआ कि अगर हम उस पैसों का अमानत समझ से खर्च करें तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सस्ते में कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह से हम अपने इलाकों में काम करते हैं। जब शहर में आएंगे अपने इस इलाका अपने NA-248 में, तो हम इस तरह से काम कराएंगे, और हम सीख भी गए कि कैसे रोड बनती है, कितने का मटेरियल लगता है, कितनी लेबर है, कितने इंच का मटेरियल की क्या कॉस्ट है, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। तो हम ये सीख भी गए, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर क्वालिटी की चीजें सस्ते दाम में हम बना सकते हैं। तो हमारे साथ में तमाम लोग ये काम कर भी रहे हैं जो हमारे टाउन के लोग हैं। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे अभी पता है कि आवाम सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि जो इदारा है CIAB, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस,
इसके हवाले से थोड़ी आवाम को अवेयरनेस देने के लिए तो क्या करें? अच्छा, ये एक इदारा है जो ये ब्लॉक 6 में ही है, और ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी। ये जो कहते हैं इस पे कब्जा करके बनाया गया था एमकेएम के दौर में, मगर इसको चलाया कभी नहीं, क्योंकि चलाने की अहलियत ही नहीं है। बन के ये पड़ा होता, कई साल खाली रहा। तो एक हमारा ग्रुप है जो फिलंथ्रोपिस्ट का है, उन्होंने इसको कहा कि इसको हम चलाएंगे। बल्दिया ने भी कहा जान छुड़ाने के लिए कि आप चला दें, आप इसको चलाएं, वसीम अख्तर साहब के दौर में, कि आप इसको चलाएं, हमसे तो नहीं चल रहा। फिर हमने उनसे कुछ शराइत रखी कि भाई आपका अमला नहीं होगा, अमला हमारा होगा। और उन्होंने कहा फिर हमारे सिर्फ चौकीदार वगैरह रख ले, बाकी आप चलाएं। हमने हाँ, डॉक्टर भी हमारे होंगे, तनख्वाह नहीं हम देंगे। तो हम इसको उससे लेके इनको चलाना शुरू किया। तो पता चला ये है डायलिसिस सेंटर था पहले। ठीक है, डायलिसिस सेंटर था, तो इतने लोग आने लगे डायलिसिस के लिए बेचारे, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में हाथ डालें, किसी बीमारी में पता चलता है हजारों लोग के शिकार हैं। तो फिर उसके बाद हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते उसमें सर्जरी शुरू की, फिस्टोला शुरू किया। फिर स्टोन जो कहते हैं उसकी मशीन हमें किसी ने दे दी, वो लगाई, जिससे स्टोन ब्रेक करके निकालते हैं, पेथोटेप्सी जिसे कहते हैं। फिर हमने अब जो है 2 आईसीयू के अंदर बनाए। तो माशाल्लाह जो है ना, उसको हम सब फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। मैं उसका बोर्ड बोर्ड का मेंबर हूँ एक, मगर वहाँ और बहुत सारे अहले खैर लोग हैं। मसूद नवाज साहब इसके हेड हैं, वो मशहूर आदमी हैं जो ये खैर के काम करते रहते हैं। और लोग यानी लोगों से खून जमा करके उस इदारे को चलाते हैं, और सैकड़ों मरीजों का जो है डायलिसिस होता है, सर्जरीज होती हैं, बड़ी स्पेशल सर्जरीज भी हो रही हैं वहाँ पर ना। ये हमने इसको बस हमारे लोगों ने इसमें बड़ी मेहनत की, और सब फ्री है, इसमें कोई जो कहते हैं कि एक फीस का यानी फीस की का कोई वचन ही बनता ही नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है वो चल रहा है। यही काम हुकूमतें कर सकती हैं हमें, मतलब अगर हम चाहें तो बहुत आराम से ये काम हो सकते हैं, अगर लोग सही करप्शन ना करें तो। बहुत शुक्रिया बाबर खान साहब, जिनके NA 248 की जानिब से जमात इस्लामी के नाम से एमएनए के उम्मीदवार हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये अगर आवाम इनको वोट कास्ट करती है, ये नुमाइंदे मुंतखब हो जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इस तरह इसके बाद ही क्या क्या इख्तलाफ करेंगे, किस तरीके से तालीम के निज़ाम को इख्तलाफ होगी, सेहत के ऊपर होगी, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर, वो दीगर अवामी जो बुनियादी मसाइल उसके ऊपर किस तरीके से ये उसको लेके चलेंगे दूसरी की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने यहाँ पर ये भी अवेयरनेस दी किस तरीके से कराची ऑफ काम कर रहे हैं। और ये बेसिकली हकीकत तो यही है जिसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हम अगर नेकी काम करने के लिए दिखते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के असबाब बना देते हैं कि काम हो जाते हैं, जिस तरीके से बताया। और ये अपने माजी के अंदर ही बहुत सारे काम कर चुके हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल जोन हो गया, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज की बात की, दीगर अमूर की बात की, और हेल्थ के शोबे के ऊपर ये बता चुके हैं। बाकी इन लोगों का जो जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है एजुकेशन के ऊपर, उसमें बड़ा ब्रीफ डिस्कशन है। तो बाबा साहब, हम उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक से कि आवाम अपना हक राय देने के लिए निकले, और बड़ी तादाद में निकले, और इलेक्शन में जो उनका उम्मीदवार है जिसके जो समझते हैं उसमें दें। मैं 1 मिनट की आपसे बात इसमें कहूँगा कि मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ वो रहते हैं कराची शहर में, और तराजू के उम्मीदवार को कामयाब कराएं, बड़ी तादाद में वोट डालने निकलें, घर में ना बैठे, मायूस ना हो। अगर हम मायूस हो जाएं और हम भी बोले कि हमारे धांधली होती है, हमें पहले वोट नहीं पड़ रहे थे तो हम क्यों निकलें, तो क्या होगा, मास्टर फीस तो गलता और सड़ता रहेगा। फिर आपके 10 साल बाद 15 साल बाद ही शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। अभी भी लिवेबल इंडेक्स में कराची 164वें नंबर पे है, बदतरीन सतह पर है फैसिलिटीज के हवाले से। अगर इसको हमने रोका नहीं और सही नहीं किया तो हम जो है यानी ये शहर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी दरखास्त है, खुद भी वोट डालें और दूसरों को कन्विंस करें कि निकले वोट डालें। अगर कराची से बड़ी तादाद में तराजू के उम्मीदवार जीतेंगे इंशाल्लाह, तो हम बहुत बड़ी तब्दीली लेके आएंगे कम वक्त में। जी बहुत शुक्रिया बाबा साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा आखिर में कि आवाम निकले और अपनी रायदही अपना इस्तेमाल करें और खुद सवेरे निकले, ताकि एक पाकिस्तानियत का मुजाहरा हो। ये हमारा बहुत बड़ा एक मतलब समझे कि तकदीरें बदलने की तरफ मामला जाते हैं, इसके हवाले से आवाम को सोचना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, अपना वोट कास्ट करना पड़ेगा, अपने उम्मीदवार के लिए कास्ट करना पड़ेगा जिसको वो चाहते हैं कि वो सीट के ऊपर आके बैठे और करप्शन फ्री माशरे को लेके चले, बनाए करप्शन फ्री मामले माशरे को, जिसके अंदर सेहत का निज़ाम बेहतरीन हो, जिसमें जिसमें एजुकेशन का निज़ाम हो, स्पोर्ट्स का निज़ाम हो, और दीगर बल्दियाती निज़ाम हो बहुत अच्छे से चले, पानी का मसाइल हल हो। तो आवाम ये उम्मीद करती है और ये नुमाइंदेगान भी उम्मीद करते हैं कि आवाम अपने नुमाइंदे को चुने। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, इलेक्शन के दिन हम आपको मुलाकात करें। थैंक यू।